बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। इंतज़ार बेसब्री से सभी लोग कर रहे थे आपका, तो आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हम लोगों ने ये सोच रखा था कि जो कवियों की लिस्ट है सबसे आखिरी में एक अध्यक्ष के रूप में आप काव्य पाठ करेंगे। पवन सर ने पहले ही कह दिया था। एक बार जोरदार तालियां सर के सम्मान में। और जो सर का शायराना अंदाज है, सर जो श्रृंगार पढ़ते हैं, प्रेम पढ़ते हैं, भले ये पुलिस में है लेकिन दिल जो है बहुत मासूम सा है। जो बहुत अच्छी शायरी आप इनकी अभी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा हुआ बैठे रहे, कम से कम इतनी अच्छी शायरी सुनने का मौका तो मिला। क्योंकि सर पूरे देश में जाते हैं और बड़े बड़े शायरों में शुमार हैं। गज़ल की जो बारीकी है मुझे कई बार सर बताते हैं, तो सर के लिए कहती हूँ कि कोशिशें मेरी हैं जिस खुशी के लिए, आपको सर पे कोशिशें मेरी हैं जिस खुशी के लिए, गम उठाती हूँ सारे उसी के लिए, और कुछ मुझको हासिल भले हो ना हो, और कुछ मुझको हासिल भले हो ना हो, तुम ज़रूरी हो इस ज़िंदगी के लिए, तुम ज़रूरी हो इस ज़िंदगी के लिए। आदरणीय राकेश सर। आप सभी को सादर अभिवादन करता हूं, सादर प्रणाम सभी को। और दोनों हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहता हूं, इतनी देर से मैं आया हूं और मैं 1 मिनट का वक्तव्य दूंगा उनके जाने पे। देखिए, मैं हूँ तो बिल्कुल विनम्र आदमी। अपने आप ये कहने का मतलब नहीं होता कि जैसे कोई बताए कि मैं विनम्र हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बताने की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो आप जान ही जाएंगे, किसी आदमी से मिलने पे 2 मिनट में आदमी जान जाता है। तो लेकिन मैं तो पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद पुलिस सेवा में आ गया। पुलिस में आने के बाद आदमी कहीं का रह नहीं जाता है, क्योंकि इतनी व्यस्तता, इतनी मसरूफियत रहती है कि फिर कहीं का रह नहीं जाता है। तो लेकिन फिर भी साहित्य से माँ सरस्वती की कृपा रही होगी कुछ, तो साहित्य से अनुराग है। थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, और इतना नहीं जितना पवन भाई ने और प्रिया मैडम ने जितनी तारीफ़ कर दिया, मैं वो उतनी तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ। और जो कुछ भी मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत आपको सुनाऊँगा। लेकिन मैंने इसी तरह, जैसे पुलिस में आने के बाद भाई कक्षा 12 पास करने के बाद फिर आदमी पढ़ने चला जाता है। फिर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद PCS IAS की परीक्षा दिया, उसके बाद पास कर गया, उसके बाद पुलिस में आ गया, फिर ख़त्म हो गया वो। अब ये जीवन ख़त्म है, अगले जीवन में कुछ जो रहेगा वो समझेंगे। घर वालों से भी यही बताते रहते हैं कि अगले जीवन में कुछ रहेगा तो काम धाम करेंगे, बाकी तो सब समाज का ही काम धाम करना है। लेकिन इन्हीं जो साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, या हमारे यार दोस्त हैं जैसे आप सब बैठे हुए हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों से मैं परिचित हूं, सब हमारे यार दोस्त हैं। तो इन लोगों से ही मैंने और इसी तरह की महफिलों में जाकर सीखा है कि अदब और बेअदबी क्या होती है। तो वो जो भी साहब गए, उसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बुलाया आपने था जो भी था उनको। लेकिन मैंने यही सीखा। तो मैं तो पुलिस में हूँ, मेरा एक पीछे आदमी बैठा है, कोई ज़बरदस्ती जाना चाहे तो उसको रोक लेगा वो, ठीक है ना। मैंने तो लगा रखा है, तो ये काम तो मैं कर सकता हूँ ना, बेअदबी वाला। तो लेकिन मैंने ऐसी ही महफिलों में जाकर और सीखा कि बेअदबी नहीं होनी चाहिए। जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जैसे हम बीच में आए तो हमको उठ के जाना नहीं चाहिए जब तक वो बात हो। वो 2 मिनट बाद बैठ के चले जाते। और मेरे जहन में थी ये बात, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ, मतलब मेरा मन कह रहा है कहने का। नहीं कोई नहीं, मैं माफ़ी क्या मांगना है, हम आप हैं, आप हम हैं, माफ़ी मांगने कोई बात ही नहीं। मैं उनके ऊपर कह रहा हूँ, थोड़ा सा कह लूँगा तो मुझे दिल्ली जाना है, मुझे संतुष्टि रहेगी रास्ते भर। तो जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ना आया होता, बिल्कुल अंतिम समय था, मेरी मैडम से बात हो रही थी, इनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं मतलब चला ही गया होता क्योंकि मुझे भी जल्दी थी। तो मैं ना आता तो आप या वो सभी लोग सोचते कि भाई वो पुलिस में हैं, राकेश भाई कहीं फंस गए होंगे। तब आप यही सोचते, हमारे प्रति अच्छा सोचते, वो भी सोचते जो गए। बाकी लोगों के विषय में तो है नहीं, मैं मान रहा हूँ कि अच्छा ही आप सोच रहे होंगे, वो भी सोचते। लेकिन आदमी का देखिए दुर्दशा का, सोसाइटी की दुर्दशा का जो वजह है वो यही है। आप जो सोच लिए, अब उन्होंने जो भी सोच लिया होगा मैं जानता तो नहीं, लेकिन वो सोच यही लिए कि बहुत बड़े वाले हैं ये, मतलब ऐसे आ रहे हैं। अरे भाई मुझे नहीं, मैं रात भर कल जगा हूँ, मुझे जाना था। मैं कोई ऐसा नहीं, मैं दूसरे या तो टीचर होता या यही काम करता होता। फिर उसके बाद मुझे तो मैडम यहाँ बैठी है, मुझे तो कल पता चला कि कार्यक्रम था,
तो हम सब यार दोस्त हैं, तो मतलब मुझे आना था तो आया। अब मैं पहले आता, मैं क्यों आऊँगा कि इतनी देर में, लेकिन फिर भी आया। तो अगर इस जाविये से, इस दृष्टिकोण से वो सोचते तो वो न जाते, वरना पता नहीं कौन से उसमें चले जा रहे हैं। और साहित्य का चाहे जितना भला कर दे ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो हो, चाहे आप हो, साहित्य का कितना भी भला कर दे, समाज का क्या भला होने वाला है ऐसे दृष्टिकोण से। और ऐसा है कि वो आदम हव्वा को श्राप हुआ था कि मतलब आएंगे आप तो कयामत तक इसी तरह उलझे रहेंगे। पति पत्नी, इससे बड़ा कोई और रिलेशन नहीं होता, लेकिन दोनों सबसे ज्यादा झगड़ा करते रहते हैं। 200 एप्लीकेशन अगर दिन भर में मेरे पास आई तो उसमें 130 केवल पति पत्नी वाली रहती है। तो आप बताइए कि जब मतलब इतना, तो इसीलिए वो श्राप मिला हुआ है। आप चाहे जितने माहौल बनाते रहिए, लिख के चले जाइए, उससे कुछ नहीं होता। हम यहाँ जा रहे हैं, एक आदमी एक्सीडेंट में अगर उसकी दुर्घटना हुई है, उसको मैं यहाँ से ले जाऊंगा और अस्पताल तक पहुँचाऊंगा, ये काम है। बाकी तो लिख दिए, ठीक है, लिखता तो मैं भी हूँ, लिख दिए, पता नहीं क्या क्या लिखाया चला जा रहा है, वो प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए। खैर ये लंबा मैंने, हाँ, मैं तो फिर एक बार दोबारा आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं देर से आने के लिए, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपनी बात बता दिया कि मेरी मजबूरी थी, वरना मैं आया होता। मुझे तो इन सब में अच्छा लगता है। तो मैं एक, पहले तो आप सबको बधाई देता हूं, कलमकार संस्था की संस्थापक प्रिया श्रीवास्तव जी को, और नादिर अली नसीम साहब होंगे नहीं यहाँ, हाँ, उनको नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। जैसा मैडम बताती रहती हैं कि उनका बड़ा निर्देशन और बहुत उनकी प्रेरणा रहती है, जिसकी वजह से इन्होंने ये किया और देश की राजधानी में ये कार्यक्रम किया। और मेरे लिए या किसी के लिए भी, मेरे लिए क्या है, मैं तो कोई ऐसा अपने को कवि या शायर भी उस तरीके का नहीं मानता कि मेरे लिए तो एक भी आदमी बैठा रहे वही काफ़ी है, लेकिन किसी के लिए भी इतने सारे लोग जो बैठे रहते हैं, या देखिए आप भी सुनने भी जाते होंगे, सुनाने भी जाते होंगे, तो इतने सारे लोग जो बैठे रहते हैं उसमें एक ही 4 ही 10 ही आदमी होते हैं जो सुनने वाले होते हैं इस तरह साहित्य की चीज़ों को, और वो एक आदमी 10-10 हजार लोगों के बराबर होता है। तो आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं मेरे लिए 10-10 हजार और 1-1 लाख लोगों के बराबर हैं। मैं अपने कुछ शेर आपको सुनाता हूँ अब पुलिस के ऊपर ही, कि देखिए पुलिस में क्या होता है कि बड़ा बदनाम है पुलिस। मैंने जैसा अभी उनके जाते समय बताया था, जैसे मेरी मम्मी भी आप लोगों की तरह है, मेरी बहन भी आप लोगों की तरह है, मैंने भी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक ना, यही सब पढ़ा है। मैं भी यहाँ जो बनियान पहना हूँ वो सफ़ेद कलर की है, आपकी भी होगी। अगर मेरे चीरा मारिए तो वो भी खून लाल कलर का ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई पुलिस वाला इस तरीके का हो जाता है। पुलिस को सबसे ज़्यादा बुरा कहने वाले वो लोग होते हैं जो पुलिस से परिचित नहीं होते हैं। जिनका पुलिस से पाला पड़ जाता है 1-2 बार, वो समझते हैं उनकी मजबूरी। तो मैं वो शेर कहता हूँ, और बिना उसके काम भी नहीं चलता है। एक मतला, एक गज़ल का, मैं गज़लें लिखता हूँ, गज़लों का शायर हूँ, कि बहुत शुक्रिया, कि बदनाम रहा हूँ कभी मशहूर रहा हूँ, बदनाम रहा हूँ कभी मशहूर रहा हूँ, हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा हूँ, हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा हूं, और एक उम्र हुई तुझसे मरासिम ही नहीं है। मरासिम मतलब वही रिश्ता, नाता, मेलजोल होना, कि एक उम्र हुई तुझसे मरासिम ही नहीं है, एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूं, एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूं। और आप पूरे लखनऊ में घूम के देख लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हैं बनाने वाले, लेकिन बनाने वाला जो होता है वो मजदूर होता है, अपनी कन्नी लेके, और वो बनाता है। तो उस पे एक शेर यूं देखें कि एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूं, और मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती, मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती, एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूं, एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूं, और बदनाम रहा हूं कभी मशहूर रहा हूं। एक शेर है जो आप देखिए कि जब भगवान
रामचंद्र जी का रामनवमी ना दशहरा आता है, तो उसमें रावण के पुतले को भगवान राम के वेशधारी आते हैं और भगवान राम मतलब उसको तीर मारते हैं, वो जल जाता है। और उसके भगवान राम का वेश धारण करके कोई हमारे बीच से ही एक व्यक्ति जाता है, उसको भगवान राम हम मान लें, स्वीकृत कर लें, उसके पीछे लोग उस दिन सारे लोग उसके पीछे जमा होते हैं कि आज रावण को मार देना है, आज रावण को मार देना है। सारे लोग सोसाइटी के या मोहल्ले के जहां भी आप रहते होंगे सब पूरा माहौल बनाते हैं। और दिन भर मैं तो पढ़ाई किया तो भैया विपिन भैया कि विद्या ददाति विनयम पढ़ा, तो फिर उसके बाद जब बच्चों में देखता हूं तो विनय ही नहीं रहता है। किसी माँ बाप को देखा नहीं कि वो कहा हो जैसे बच्चे कहेंगे नहीं, नो, सही बोलोगे, सत्य बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। उसके बाद जब वो आता है तो यही सब करने लगता है। इसी तरह राम रावण वाला भी आप देखिए, तो फिर कैसे हुआ कि उसी पे एक शेर यूं हुआ, मतलब कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, जो राम के पीछे आते हैं रावण को मारने के लिए। राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। और घर में जब कोई बड़ा जिम्मेदार आदमी होता है तो उसके ऊपर उसको जहन में रखिए कि सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले, के रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। धन्यवाद। एक गजल के चंद शेर देख लें, थोड़ा उर्दू में, उर्दू ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं है, इतना तो मुझे भी नहीं आती है। आजकल के जो हालात हैं उसको देखें कि हर तरफ रिश्ते पे, घरों में हमारे कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, मीजान मतलब तराजू, कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहां घर में ही दुकान लिए बैठे हैं, हम यहां घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। और प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी, प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। कौन वाला? हाँ, मार दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मार दे रहा हूं, थोड़ा बंदूक घर पे छोड़ के आया हूं। हाँ, कि प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं। और ये शेर की ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, मैं थोड़ा बता देता हूं। सहीफा मतलब वो जो जैसे हम लोग गीता, कुरान या रामायण को जिस पे रखते हैं, वो ऐसे मिलता है ना, चित्रकूट में मिलता है, तो उस पे रखते हैं, वो सहीफा। सहीफा तो वो है, सहीफा तो वो हुआ कि जो गीता, कुरान, बाइबिल या रामचरितमानस है। एक लफ्ज है जुज़दान, जुज़दान वो है जो जिस पे रखते हैं वो। तो इस पस मंजर में आप देखें कि तुम चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। और तुम फरेबी हो खुदाओं में गुजारो जाकर, तुम फरेबी हो खुदाओं में गुजारो जाकर, हम तो इस सफहा में इंसान लिए बैठे हैं। धन्यवाद।
और ये शेर कि हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का। हर मोहल्ले में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि हर मोहल्ले में, हर ऑफिस में, हर घर में भी, तुम उधर बैठो उतना नहीं, कि हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, कि हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। धन्यवाद। अच्छा, आप जो कह रहे थे वो वाला मैं शेर सुनाता हूं। ये शेर ये है कि इश्क को उसने करीने से बचा रखा है, इश्क को उसने करीने से बचा रखा है, आंख में अपनी कहीं हमको छुपा रखा है, आंख में अपनी कहीं हमको छुपा रखा है। जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी, जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी। फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है, फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक शेर और देखें कि कम से कम, मेरा मानना है जो पहले मतले में ये जो गजल का जो पहला शेर है उसमें जो बात कही गई है, रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए इंसान का कि कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, कि बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। और मुद्दतें बीत गई नींद ना आई हमको, मुद्दतें बीत गई नींद ना आई मुझको, मेरी आंखों में जगा रहता है चेहरा तेरा। और लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते हैं, लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते हैं। मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा, मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा। और बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक शेर आप देखिए कि जैसे मैं देर से आया, लेकिन मेरा मतलब यही था यहाँ आने का कि मतलब इसमें शामिल हो जाऊं, आप सबसे मिल लूं, रूबरू हो लूं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग ये रहता है। तो मेरा दृष्टिकोण तो यही था, लेकिन वो जो गए वो दृष्टिकोण सही नहीं था। तो हाँ हाँ, तो ये था कि देखिए क्या होता है कि सबके दुख में जो लोग यहाँ सामाजिक लोग बैठे होंगे, भले उनकी बीवियों से उनका झगड़ा होता हो, लेकिन सामाजिक होंगे तो इस बात को समझेंगे, शादी नहीं हुई तब भी हंस रहे हो पीछे, कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, और अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है, अपनी हस्ती। बहुत शुक्रिया कि सबके, इस शेर के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, महक भी रहा है, महक भी रहा है, धन्यवाद। कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। और जिंदगी की, जीवन की विद्रूपताएं क्या होती हैं और जो विरोधाभास है वो क्या होता है कि अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है, और उलझन के संग बैठे बैठे, उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है, इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। और साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन किनारे आप बैठे रहिए, कि साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है, सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है। और शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे,
शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे, दिन ढलते ही सूरज को भी जाकर सोना पड़ता है। और हम फूलों से चेहरे वाले, प्रिया मैडम के लिए है कि हम फूलों से चेहरे वाले, मरहम जैसी तबीयत, हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है, और जख्मों की खातिर तो भाई नश्तर होना पड़ता है, और अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। दो तीन शेर एक गजल के और देखिए, जो इस दैनंदिन जीवन में जो एहसास हुआ दुनिया को देखने पे, कि कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। चलो चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, और बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये जो मीडिया में जो लोग काम किए हों, या मीडिया के कोई साथी यहाँ बैठे हों, तो वो आप बैठे हुए हैं कि बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा। ये भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें। और जरा अपने घर के अंदर, आंगन के अंदर भी देख लिया जाए कि न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की बातें। और जिंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव, तो उस पे कि तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर अब तो, तमामी नफरतों पर। एक दिन हम लोग बैठे विचार कर रहे थे, तो सोचे कि जैसे सबको आपस में जोड़ने का प्रक्रम होना चाहिए, भाई कुछ ऐसा किया जाए सब आपस में जुड़े रहें। तो उसमें निष्कर्ष निकला कि सबको जोड़ने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो एक कॉमन आदमी की बुराई है, ठीक है ना। जैसे तीन बहुएं हों, अगर सासू की बुराई करना शुरू कर दी तो समझ लीजिए तीनों में चाहे जितना कॉन्फ्लिक्ट रहे, सब तीनों, हाँ वो हो जाता है कि तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर अब तो, चलो आओ करें थोड़ी वफाओ प्यार की बातें, चलो आओ करें थोड़ी वफाओ प्यार की बातें। एक है ना, एक अभी 2 मिनट है, हाँ, एक 2-3 शेर सुन लीजिए कि थोड़ा सा, कि रूह उलझन में रही, हम लोग जो करते हैं जिंदगी भर, कि रूह उलझन में रही जिस्म अदाकारी में, रूह उलझन में रही जिस्म अदाकारी में, उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में, उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में। और फूल अच्छे हैं मगर ढूंढ रहे हैं हम तो, फूल अच्छे हैं मगर ढूंढ रहे हैं हम तो, एक तितली को बहुत देर से फुलवारी में, एक तितली को बहुत देर से फुलवारी में। और जुर्म वैसे तो न था कुछ भी हमारा लेकिन, जुर्म वैसे तो न था कुछ भी हमारा लेकिन, हम भी मारे ही गए हक की तरफदारी में। और क्या एहसास होता है जब धीरे धीरे उम्र बीतती जाती है तमाम सिद्धांतों पर चलने के बाद, कि बस यही कह के दिया खुद को दिलासा हमने, बस यही कह के दिया खुद को दिलासा हमने, यार ये उम्र भी कट जाएगी खुददारी में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।